बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 19। शिरको का लश्कर बिलबेस के करीब उतरा हुआ था। उसने लश्कर को सिर्फ एक दिन आराम दिया, फिर बिलबेस की जानिब कूच किया। बिलबेस शहर के बाहर एक चटियल मैदान था, उसमें मिस्री फौज सफ आरा थी। जरगाम को इत्तला भेज दी गई थी कि शामी फौज बिलबेस पहुंच चुकी है। जरगाम ने दोनों भाइयों को जिस कदर फौज दे रखी थी, उसके सिवा काहिरा में सिर्फ थोड़ी सी फौज बाकी थी जो पूरे मुल्क के अमनो अमान की जिम्मेदार थी। नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन हुमाम को भी यह बात मालूम थी कि काहिरा से एक तो उन्हें मदद मिल ही नहीं सकती, और अगर वहां से कुमक भेजी भी गई तो उस वक्त तक बिलबेस का कुछ ना कुछ फैसला हो चुका होगा। इसलिए दोनों भाई पहले ही हिम्मत हार चुके थे। लेकिन मिस्री फौज हमलावरों से मुकाबले के लिए तैयार थी। जिस तरह शामी फौज के उमराए नूरिया थे, इसी तरह मिस्री फौज में भी उमराए बरकिया की काफ़ी तादाद मौजूद थी। अमीरों के उसी गिरोह के जोर पर जरगाम ने मिस्र की वजारत हासिल की थी। मिस्री फौज के दोनों सिपह सालार जंग से फरार चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने जरा भी कमजोरी जाहिर की तो उमराए बरकिया उन्हें ठिकाने लगा के फौज की बाग दौड़ खुद संभाल लेंगे। इसलिए नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन हुमाम को बिलबेस की जंग में मजबूरन शामिल होना पड़ा। मिस्री फौज अगरचे उस वक्त वजीर आजम जरगाम की वफादार थी, लेकिन फौज और शहरियों में मलिक शावर के हमदर्द भी शामिल थे, जो शामी फौज से किसी न किसी तरह राब्ता कायम किए हुए थे और उन्हें जरूरी मालूमात फराहम कर रहे थे। जब दोनों लश्कर मुकाबिल हुए तो मलिक शावर ने शिरको सिपह सालार शामी लश्कर से 10 बस्ता दरख्वास्त की। शामी सिपह सालार की इत्तला के लिए अर्ज है कि जरगाम की फौज की सिपह सालारी नासिरुद्दीन हुमाम और फखरुद्दीन हुमाम के सपुर्द है। शिरको ने बिला तकल्लुफ जवाब दिया, मुझे मालूम है मलिक शावर, ये दोनों मिस्री वजीर आजम के भाई हैं। मलिक शावर हैरान रह गया। उसका ख्याल कि उसके हमदर्दों ने उसे पहले इत्तला दी है, लेकिन यूं मालूम होता है कि शामी जासूस बिलबेस तक पहले ही पहुंच चुके हैं, जो खबरें भेज रहे हैं। मलिक शावर, जो अपनी मदद पर इतना बड़ा लश्कर देखकर फूले ना समा रहा था, उसने एक बार फिर शिरको को मुखातिब किया। सरदार शिरको, मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। मलिक शावर ने शिरको को सरदार कहकर मुखातिब किया था, हालांकि वो उस वक्त शामी लश्कर का सिपह सालार था। मुमकिन है कि वो मलिक शावर के उस अंदाज से चिढ़ गया हो। उसने तुंद लहजे में जवाब दिया, मलिक शावर, जंग शुरू होने वाली है, जो कहना है मुख्तसर कहो। मैं नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन हुमाम को अपने हाथ से कत्ल करना चाहता हूं। मलिक शावर ने अपनी दिली नफरत का इजहार कर दिया। शिरको ने मलिक शावर को तेज नजरों से देखा। मिस्री सिपह सालारों की गिरफ्तारी पर मैंने अपने भतीजे सरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुकर्रर किया है। उनकी गिरफ्तारी की सूरत में भी तुम उन्हें कत्ल ना कर सकोगे, क्योंकि वो जंगी कैदी हैं और उनकी तकदीर का फैसला हमारे साथ आने वाले उमराए नूरिया करेंगे। तुम अपनी इस ख्वाहिश का इजहार वक्त आने पर उनसे करना। शिरको की बात खत्म हुई थी कि मिस्री लश्कर में जंगी बिगुल बजने लगा। मिस्र दरअसल फिरौनों की सरजमीन है, जिस पर मुख्तलिफ फिरौन खानदान हजारों साल हुकूमत करते रहे थे। फिरौन अपनी जंग का आगाज जंगी बिगुल बजा के करते थे, और ये रिवाज उस वक्त तक राइज था। मुसलमानों में भी तबले जंग बजाने का रिवाज था। मौजूदा दौर में तबले जंग और बिगुल के बजाय अल्टीमेटम दिया जाता है। जवाब में शामी लश्कर में भी तबले जंग पर चोट पड़ी, जिसके साथ ही दोनों लश्कर एक दूसरे पर तीर बरसाते आगे बढ़े। शिरको ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की कमान में 500 सवारों का एक दस्ता देकर ताकीद की थी कि वो मिस्री फौज के दोनों सिपह सालार को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करे। सलाहुद्दीन को जंग शुरू होने से पहले मिस्री सिपह सालार फखरुद्दीन हुमाम और नासिरुद्दीन हुमाम की शनाख्त करा दी गई थी। ये दोनों सिपह सालार कल्बे फौज में थे और उनके आगे मिस्री परचम लहरा रहे थे। जंग शुरू होते ही सलाहुद्दीन अपने सवारों के साथ बड़ी तेजी से मिस्री कल्ब पर हमलावर हुआ और उसके अंदर दूर तक घुसता चला गया। नासिरुद्दीन हुमाम और फखरुद्दीन ने पीछे हट के अपने सवारों को ललकारा। उन्होंने सलाहुद्दीन और उसके सवारों को घेरना शुरू कर दिया। सलाहुद्दीन ने जान की परवाह ना करते हुए अपना घोड़ा मिस्री सालारों की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके और सालारों के दरमियान मिस्री सवारों ने दीवार उठा दी। मजबूरन सलाहुद्दीन को अपने सवारों की बचत के लिए मिस्रियों के हल्के से निकलना पड़ा। जंग तेज हो गई थी। मलिक शावर भी तलवार के जोहर दिखा रहा था। शिरको वाकई एक पहाड़ की तरह मैदान में इधर उधर गर्दिश कर रहा था। उसका मुहाफिज दस्ता उसके आगे पीछे रहता था। जिधर वो रुख करता, दूसरी फौज के परे साफ हो जाते। सलाहुद्दीन एक बार नाकाम होने के बाद दोबारा मिस्रियों में घुस गया था।
पहले नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन हुमाम पास पास खड़े फौज को लड़ा रहे थे, लेकिन अब अलग अलग हो गए थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि एक शामी सरदार सीधा उन पर हल्ला बोल रहा है। सलाहुद्दीन ने दोनों को अलग अलग देखा तो पहले फखरुद्दीन को ताका और घोड़े को एड़ देकर उसके सर पर पहुंच गया। फखरुद्दीन ऐसा घबराया कि उसने घोड़ा घुमाकर मैदान से भाग जाने का कष्ट किया। सलाहुद्दीन ने उसका इरादा भांप लिया और आगे बढ़कर उस पर तलवार का वार किया। फखरुद्दीन ने बचने के लिए अपना सर दूसरी तरफ कर लिया। ठीक उसी वक्त सलाहुद्दीन ने रेशमी डोरी का एक फंदा उस पर फेंका। फंदा फखरुद्दीन के हाथ में उलझा और सलाहुद्दीन के खींचने पर फखरुद्दीन घोड़े से नीचे गिर गया। सलाहुद्दीन चाहता तो सर उतार सकता था, लेकिन उसे फखरुद्दीन को जिंदा गिरफ्तार करने का हुक्म था, इसलिए उसने अपने सवारों को इशारा किया कि वो फखरुद्दीन को गिरफ्तार कर लें। उसने सवारों को पहले ही बता दिया था कि मिस्री फौज के दोनों सिपह सालारों को जिंदा पकड़ना है। सवारों ने गिरे हुए फखरुद्दीन को उठने ना दिया और उस पर तलवार का कब्जा मारकर बेहोश कर दिया। मिस्री लश्कर में कमजोरी के आसार पैदा हो गए थे। फखरुद्दीन के घोड़े से गिर जाने ने भी बुरा असर दिखाया था। इधर जंग जैसे सिमटकर दूसरे सिपह सालार नासिरुद्दीन के गिर्द आ गई थी। मिस्र के दोनों परचम नासिरुद्दीन के करीब लहरा रहे थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी बादो बारह की तरह सफ़ें चीरता आगे ही आगे बढ़ा चला जा रहा था। ये वो वक्त था कि शिरकों ने मिस्री खेमा और मिस्रियों की सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया था और मिस्रियों ने भागना शुरू कर दिया था। नासिरुद्दीन ने यह हाल देखा तो उसने भी बागे मोड़ दी और मैदान जंग से निकल जाना चाहा, मगर सलाहुद्दीन उसे कब जाने देता। उसने फौरन नासिरुद्दीन पर फंदा फेंका, लेकिन वो बच गया और उसने पलटकर सलाहुद्दीन पर तलवार से वार किया। सलाहुद्दीन ने उसका वार तलवार ही पर रोका और कुछ इस तरह झटका दिया कि नासिरुद्दीन के हाथ से तलवार छूट के दूर जा गिरी। सलाहुद्दीन ने तलवार नियाम में की और हाथ बढ़ा के नासिरुद्दीन की कमर के गिर्द लिपटी हुई चमड़े की पेटी को पकड़कर जोर लगाया तो नासिरुद्दीन जमीन से कुछ ऊपर उठाया। उसके पैर रिकाबों से निकल आए। सलाहुद्दीन ने एक हल्का सा झटका देकर नासिरुद्दीन को घोड़े से खींच लिया। नासिरुद्दीन हुमाम अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और कलाबाजी खाता जमीन पर गिरा। उस वक्त तक मिस्री फौज में भगदड़ मच चुकी और शामी लश्कर भागते दुश्मन को मौत के घाट उतार रहा था। इस तरह नासिरुद्दीन को भी जिंदा पकड़ लिया गया। शिरकों ने हुक्म दिया कि भागने वालों का ताक़ुब ना किया जाए। वो अपने सवारों को जाया नहीं करना चाहता था। दूसरे दुश्मन को काहिरा से कुमक भी पहुंच सकती थी और पीछा करने वाले उनसे टकराकर अपना नुकसान कर सकते थे। जंग अगरचे शदीद थी, लेकिन ज्यादा देर तक जारी ना रह सकी। मिस्री फौज के दोनों सिपह सालारों की गिरफ्तारी के बाद मिस्री फौज के कदम मैदान से उखड़ गए। शिकस्त के आसार उनमें पहले ही पैदा हो चुके थे। सिपह सालारों की गिरफ्तारी एक बहाना बन गई। शामी लश्कर के सिपह सालार असदुद्दीन शिरको का दरबार मैदान जंग में लगा था। उमराए नूरिया ने बिलबेस के मैदान में अपनी शुजात के जौहर दिखाए थे। वो उस कामयाबी पर बहुत खुश थे और एक एक करके शिरकों के सामने आ के जमा हो रहे। मिस्र का माजूल वजीर आजम शावर गर्दन अकड़ाए शिरकों के करीब खड़ा था। शिरको खुश तो बहुत था, लेकिन सलाहुद्दीन के अब तक न आने से परेशान था और बार बार गर्दन उठाकर चारों तरफ देख रहा था। और फिर सलाहुद्दीन मजमे को चीरता हुआ उसी तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया कि उसके दोनों हाथों में रस्सियों के सिरे थे, जिनमें एक से नासिरुद्दीन हुमाम और दूसरे से फखरुद्दीन हुमाम बंधा हुआ था। उनकी नजर शर्म की वजह से जमीन में गड़ी थी। सलाहुद्दीन को आते देखकर बाज सरदारों ने नाराए तहसीन बुलंद किया। करीब पहुंच के सलाहुद्दीन ने रस्सियां एक फौजी को पकड़ा दी और खुद शिरकों की तरफ बढ़ा। उसी वक्त मलिक शावर की आवाज बुलंद हुई, इन दोनों नमक हरामों को मेरे हवाले कर दो, इनके सर मैं कलम करूंगा। उमराए नूरिया की तेवरियां चढ़ गईं। असदुद्दीन शिरको को मलिक शावर के उस दखलदर माकुलात पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसने उमराए नूरिया के गजबनाक चेहरे देखकर फौरन हालात को संभाल लिया। शिरको ने गरज कर कहा, तुम सुल्तान दमिश्क के मेहमान की हैसियत से हमारे साथ हो। मेहमान हुक्म नहीं देते बल्कि दरखास्त पेश करते हैं। मलिक शावर ने फौरन ही दरखास्त पेश कर दी, ऐ शामी लश्कर के अजीम सालारों, नासिरुद्दीन हुमाम और फखरुद्दीन अपने गद्दार भाई जरगाम की तरह मेरे मुजरिम हैं। मैं बसद एहतराम दरख्वास्त करता हूं कि इन बेज़मीरों के कत्ल का हुक्म दिया जाए और इनकी गर्दन जदनी के लिए बतौर जल्लाद के मुझे नामजद किया जाए, ताकि इन्हें कत्ल करके मैं उस इंतकाम का आगाज करूं जो मैं इस गद्दार खानदान और इनके हमदर्दों से लेना चाहता हूं। शिरको ने कदरे नरमी से जवाब दिया, मलिक शावर, हमें अफसोस है कि यह दरखास्त कबूल नहीं की जा सकती। ये दोनों भाई जंगी कैदी हैं और जंगी कानून के मुताबिक इनका फैसला सुल्तान के बाद उनके उमराए नूरिया ही कर सकते हैं। फिर अभी इस फितने की असल जड़ जरगाम जिंदा है। इंसाफ का तकाजा है कि फितने को जड़ से उखाड़ा जाए, इसलिए पहले जरगाम का फैसला होगा।
मलिक शावर खून के घूंट पीकर रह गया। हालांकि ये उसकी गलती थी, उसे इक्तदार हासिल नहीं हुआ था और उसने हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अच्छा ही हुआ कि मलिक शावर खामोश हो गया, वरना उमराए नूरिया के तेवर ऐसे थे कि बात बढ़ सकती थी और बिगड़ भी सकती थी। बिलबेस के मैदान में शिकस्त खाकर भागने वाली मिस्री फौज के कदम कहीं ठहरना तो दूर की बात, उसने पलट कर भी नहीं देखा और सीधा काहिरा पहुंचकर दम लिया। शिकस्त की खबर और शिकस्त खोरदा फौज की वापसी को देखकर वजीर आजम मिस्र जरगाम बदहवास हो गया। उसने तमाम उमराए बरकिया को जमा किया और तमाम सूरत हाल को बेकमो कास्त उनके सामने पेश कर दिया। मिस्र के तमाम अमीर घबराए हुए थे, उनकी समझ में ना रहा था कि क्या करें। एक अमीर ने बड़ी दिल गिरफ्तगी से कहा, यह तो जाहिर है कि हमें शिकस्त हुई है और हमारी जो फौज आई है उसके हौसले पस्त हैं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि शिकस्त खोरदा फौज को किले के अंदर आने दें और किला बंद होकर मुदाफ़ियाती जंग का हरबा इस्तेमाल करें। दूसरे अमीर ने तायद करते हुए कहा, किले में असलहे के अलावा खुर्दो नोश का काफ़ी सामान मौजूद है, इसलिए अमीर मौसूफ की राय से मैं इत्तेफाक करता हूँ। तीसरा अमीर कुछ ज़्यादा ही पुरजोश था। उसने कहा, यह किस कदर शर्म की बात है कि किला बंद होकर जंग करें। हमलावरों की तादाद 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं और हमारे पास इस वक्त 10,000 का लश्कर मौजूद है। मैं किला बंद होने के मशवरे को रद्द करता हूँ। हमें किले से निकलकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। एक और अमीर ने भी किले के बाहर जंग का मशवरा दिया। ये वाकई बड़ी जिल्लत की बात है कि मुल्क शाम के 2-3 हज़ार इतना लंबा सफ़र करके मिस्र पर हमला करने चढ़ आए और हम अपने मुल्क में 10-12 हज़ार की फौज रखते हुए भी बुज़दिलों की तरह किले में बंद हो जाएं। बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया। जरगाम की उमराए बरकिया 2 गिरोहों में तकसीम हो गए थे। एक की राय थी कि किला बंद होकर जंग की जाए। दूसरा गिरोह जो ज्यादा पुरजोश था वो खुले मैदान में जंग करने का हामी था। जब गुफ्तगू ज्यादा तूल खींच गई और यह खतरा पैदा हुआ कि कहीं शामी लश्कर काहिरा ना पहुंच जाए और वो आपस में तकरारी करते रह जाएं, तो वजीर आजम जरगाम ने दखल दिया। मेरे साथियों, उसने उमराए बरकिया को मुखातिब किया, मैं उमरा के जोशो खरोश की दिल से कदर करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर हम किले से निकलकर दुश्मन का मुकाबला करें तो हमारे बहादुर दुश्मन का मुंह फेर देंगे। लेकिन हमारी फौज बिलबेस में पसपा होकर आई है, इस वक्त उसके हौसले पस्त हैं, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी शिकस्त खोरदा फौज को हौसला दें और किला बंद होकर मुदाफ़ियाती जंग शुरू कर दें। फिर जब दुश्मन मुहासरे की तवालत से घबरा जाए तो उन पर अचानक बाहर निकलकर हमला कर दें। इस तरह हमारी फतह के ज्यादा इम्कान है। जरगाम चूंकि उनका सरदार और वजीर आजम में मिस्र था, इसलिए उसकी बात तस्लीम की गई और फसीले शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। इस तरह काहिरा का भरा हुआ शहर एक मजबूत किले में तब्दील हो गया। बिलबेस की फतह के बाद असदुद्दीन शीरको और मलिक शावर दोनों को ये उम्मीद पैदा हो गई कि अब काहिरा पर कब्जा कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन हुमाम से असदुद्दीन को बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई थी, लेकिन जूं जूं शामी लश्कर काहिरा के करीब पहुंचता जा रहा था, मलिक शावर की जान का खतरा बढ़ता जा रहा था। मलिक शावर को मालूम था कि जरगाम ने 500 सवारों का एक जान निसार दस्ता तैयार किया है जो जरगाम की हिफाजत भी करता है और उसके तमाम अहम और खतरनाक काम भी करता है। जिस वक्त मलिक शावर मुल्क का वजीर आजम था, उस वक्त जरगाम के उस दस्ते के एक फर्द ने उस पर कातिलाना हमला किया था। वो तो मलिक शावर की खुशकिस्मती थी कि वो बाल बाल बच गया, वरना जान निसार ने उसे खत्म करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। मलिक शावर का ख्याल सही था। जरगाम के ये जान निसार जो खूनी कुत्तों के नाम से मशहूर थे और जिनके खौफ से उमराए बरकिया तक लर्जा बरंदाम रहते थे, जरगाम ने चंद जान निसारों को मलिक शावर के कत्ल पर मामूर कर दिया था। लेकिन मलिक शावर ने सिपह सालार को पहले ही आगाह कर दिया था और सिपह सालार असदुद्दीन शीरको ने खास अपने मुहाफिज दस्ते के 10 आदमियों को मलिक शावर की हिफाजत पर लगाया था और उन्हें ताकीद की थी कि मलिक शावर के करीब किसी शख्स को भी, ख्वाह वो उसका अजीज ही क्यों ना हो, हरगिज ना जाने दिया जाए। उस एहतियात से मलिक शावर की जान तो महफूज हो गई, लेकिन उसे यह नुकसान हुआ कि उसके बिरादर निस्बती आमिर गरबी भी उस तक ना पहुंच सका। जिस वक्त शामी लश्कर बिलबेस से काहिरा की तरफ रवाना हुआ तो असनाए राह में आमिर गरबी और उसका दोस्त कासिमुल हुसैन मलिक शावर से मुलाकात के लिए शामी लश्कर में पहुंचे। उधर एक तो मलिक शावर ने सिपह सालार से अपनी हिफाजत की दरख्वास्त की थी, दूसरे अभी असदुद्दीन शीरको को मलिक शावर से बहुत से काम भी लेना थे। इसलिए उसने मलिक शावर पर अपने मुहाफिज मामूर करने के अलावा फौजी सरदारों को भी मुतला कर दिया था कि कोई शख्स मलिक शावर से मुलाकात ना करने पाए। इस तरह शीरको का यह हुक्म सरदारों के जरिए तमाम लश्करियों तक पहुंच गया था और वो हर वक्त चौकन्ने रहते थे। आमिर गरबी ने लश्करगाह में पहुंच के एक मुहाफिज सवार से दरख्वास्त की, बिरादर, मेरे एक अजीज आपके लश्कर में मौजूद हैं,
क्या आप मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा देंगे? शामी लश्कर को मिस्रियों का दिल जीतने के लिए यह भी हुक्म दिया गया था कि लश्करी मकामी लोगों से गुफ्तगू करते वक्त कमाल इल्तिफात और मोहब्बत का इजहार करें। सवार ने इसलिए बड़ी नरमी से जवाब दिया, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम मिस्री आवाम के भाई हैं, उनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। आप अपने अजीज से जरूर मिलेंगे, उनका नाम बताइए, मैं आपको उन तक पहुंचा के आऊंगा। आमिर गरबी ने बड़ी मुसरत से बताया, मैं उनका बिरादर निस्बती हूँ, उनका नाम मलिक शावर है, वो मिस्र के वजीर आजम थे और सुल्तान दमिश्क के पास मदद हासिल करने गए थे। सवार घोड़े पर से इस तरह कूदा जैसे बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। चंद लम्हे वो आंखें फाड़ के आमिर और कासिम को देखता रहा, फिर सर हिलाकर कहा, तुम मिस्र के माजूल वजीर मलिक शावर से मिलना चाहते हो? आमिर गरबी उसके तेवर देखकर घबरा गया, लेकिन कासिम उल हुसैन ने आगे बढ़ के जवाब दिया, जी हाँ, ये वजीर आजम मलिक शावर के साले हैं। आपने सुना नहीं कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो तुम मलिक शावर की बीवी के भाई हो। सवार का लहजा एकदम सख्त हो गया। मैं नहीं, ये कासिम उल हुसैन ने आमिर की तरफ इशारा किया। तुम भी और वो भी, ये कह के सवार ने एक तरफ देख के आवाज दी, इधर आना जरा। 4-5 सिपाही दौड़ के सवार के पास आ गए। इन दोनों को सरदार के पास ले जाओ, ये अपने आप को मलिक शावर का साला कहते हैं। सवार ने आने वालों से कहा। आने वालों ने फौरन तलवार की नोक पर उन्हें अंदर भेज दिया। वो बेचारे सख्त परेशान कि क्या माजरा है और वो किन लोगों के हाथों में फंस गए। वो इस कदर खौफजदा थे कि आपस में बातें करते हुए भी डर रहे थे। जरा देर बाद किसी ने खेमे का पर्दा उठाकर अंदर झांका और जरा देर उन्हें गौर से देखने के बाद कहा, अच्छा तो तुम हो वो लोग? कौन लोग? आमिर की जबान से एकदम निकल गया। आमिर को किसी ने जवाब ना दिया। उन्हें घूर कर देखने वाला गर्दन खींचकर गायब हो गया था। बाहर पहरेदार इस तरह मुस्तैद खड़े थे जैसे वो किसी मुजरिम की हिफाजत कर रहे हों। आमिर और कासिम उल हुसैन को कैद कर दिया गया था। उन्हें जुर्म नहीं बताया गया था। हालांकि अगर उन्हें बता दिया गया होता कि शामी लश्कर ने उन्हें इस शुबह में गिरफ्तार किया है कि शायद वो मलिक शावर को कत्ल करने आए हैं और जरगाम के जानिसार गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, शामी लश्कर को रोकने वाला कोई ना था। शिरकों के साथ अब सलाहुद्दीन चल रहा था। मलिक शावर को हिफाजत की खातिर सवारों के दरमियान में रखा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बिलबेस की जंग में जो कारनामा अंजाम दिया था, उसने शिरकों को भतीजे के मुस्तकबिल से बहुत पुरुमीद कर दिया था। जरगाम किला बंद हो गया था। शिरकों ने काहिरा पहुंच के फसीले शहर का एक चक्कर लगाया और जहां मुनासिब समझा वहां सवारों का पहरा लगाने का हुक्म दिया। किला काफी मजबूत मालूम होता था और एक इत्तला के मुताबिक किले में काफी फौज और सामान रसद मौजूद था। शिरकों ने मुहासरे का हुक्म दिया और काहिरा से जरा हटकर फुस्तात, जिसे फुस्तास भी कहते हैं, अपनी लश्करगाह कायम की। मिस्री फौज के दोनों सालार नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन जंगी कैदी की हैसियत से शामी लश्कर में कैद थे। इसी तरह आमिर गरबी और कासिम उल हुसैन को, जिन्हें शुबह की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था, वो भी लश्करगाह के दरमियान में एक खेमे में रखे गए थे। नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन को कत्ल करने का मशवरा मलिक शावर बराबर दे रहा था, बल्कि उसने उसका जवाब भी पेश किया था। उसने शिरकों को समझाया कि अगर उन दोनों के सर कलम करके किले के सदर दरवाजे के सामने फेंक दिए जाएं तो महसूर फौज में खौफ पैदा हो जाएगा और उनमें बददिली फैलेगी। लेकिन असदुद्दीन शिरको हमेशा यह कहकर टाल जाता कि अभी उन दोनों का कत्ल मुनासिब नहीं, क्या पता मिस्री लश्कर को उनकी किसी वक्त जरूरत पड़ जाए। जरगाम को ना तो जंग का कोई तजर्बा था और ना उसे यह अंदाजा था कि किला बंद होने की सूरत में किले के अंदर कितना सामान रसद जखीरा होना चाहिए। उसने किला बंद होकर यह सोच लिया था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमलावर बाहर के कस्बों को ताराज करके वापस चले जाएंगे। लेकिन उसका यह ख्याल गलत साबित हुआ। शिरकों के कदम फुस्तात में जमे जा रहे थे। उसने सलाहुद्दीन को काहिरा के मुहासरे का सरदार बना दिया था और उसे हुक्म दिया था कि वो हर रोज या हफ्ते में कम अज कम एक बार किले पर इस कदर जबरदस्त हमला करे कि किला वाले लरज कर रह जाएं। उसे जरगाम से कोई परखाश ना थी। अगर जरगाम किला हवाले करने पर तैयार हो जाता और उसके सिले में अपनी जान की अमान चाहता तो शिरकों को उस पर एतराज ना होता। उस सिलसिले में उसने मलिक शावर से भी गुफ्तगू की थी, लेकिन मलिक शावर और ही ख्यालों में था। नहीं, हरगिज नहीं सिपह सालार, मलिक शावर ने गुस्से से जवाब दिया था, मैं जरगाम को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे बर्बाद किया है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शिरको हंस दिया था, जुल्म का बदला जुल्म तो नहीं। उसने तुमसे मिस्र की वजारत छीनी थी, तुम उससे वजारत वापस ले लो, बस किस्सा खत्म। ज्यादा से ज्यादा उसे कैद कर देना। यह तो हो ही नहीं सकता सिपह सालार, आप देखेंगे मैं उसका क्या हशर करता हूं।
मेरे बीवी बच्चों और अजीजों अकारिब का कोई पता नहीं, उसने सबको कत्ल कर दिया होगा। आप जल्दी से किले पर कब्जा कर लीजिए, फिर मैं उसे देख लूंगा। मलिक शावर दिल के फपूले फोड़ने लगा। हम खामोश नहीं बैठे हैं, किले को हमने पूरी तरह घेरे में ले रखा है। जरगाम को बाहर से कोई मदद नहीं मिल सकती। जब उसके आदमी भूखों मरने लगेंगे वो खुद दरवाजा खोल देगा। मुहासरा जंग जीतना एक तवील अमल है, इसमें 1 साल भी लग सकता है। शिरको ने उसे नरमी से समझाया था, लेकिन उसका मुंह फूल गया। इतने अरसे तक मैं सब्र नहीं कर सकता। आप किले पर हमला क्यों नहीं करते? मलिक शावर जामा से बाहर हुआ जा रहा था। शिरको ने उसे डांट दिया। मलिक शावर, तुम्हारा ख्याल है कि हम रेगिस्तान पार करके मिस्र तफरी करने आए हैं? जंग में बड़े तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। मुहासरा जारी है और किले पर बराबर हमले किए जा रहे हैं। हम ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। मलिक शावर ने अफसुर्दगी से कहा, इसका मतलब है कि मैं नाउमीद हो जाऊं? मुझे ये मालूम होता कि शामी लश्कर भी जरगाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो दमिश्क जाने की मुसीबत क्यों उठाता? तुम बहुत नाशुक्रे हो मलिक शावर। तुम्हारा ख्याल है कि हम फुस्तात में बैठे जश्न मना रहे हैं और तुम मुसीबत झील रहे हो? शिरको का लहजा भी सख्त हो गया था। हम किले पर बेवजह यलगार करके अपने सिपाहियों को जाया नहीं कर सकते, लेकिन आप तो फुस्तात से बाहर निकलते ही नहीं। मलिक शावर पर शिरको के तुंद लहजे का कोई असर ना हुआ था। तुम किस कदर जल्दबाज हो मलिक शावर। शिरको हालात बिगाड़ना नहीं चाहता था, उसने लहजे में ठहराव पैदा किया। हम खुद चाहते हैं कि हालात जल्द अज जल्द काबू में आ जाएं और तुम वजारत के ओहदे पर सरफराज हो जाओ। हम यहाँ ठहरने नहीं आए, लेकिन जल्दी में कोई गलत कदम भी नहीं उठाना चाहते। मलिक शावर अपनी वजारत के जिक्र पर खुश हो गया। आप ठीक फरमाते हैं सिपह सालार। दरअसल अहले खाना की खबर ना मिलने से मैं परेशान हो गया हूँ। बहरहाल आप सिपह सालार हैं और बेहतर जानते हैं कि जंग की कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की जाए। शिरको ने उसे दरियाफ्त किया। मलिक शावर, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे अहले खाना के लिए चारों तरफ ऐलान करा दें, लेकिन इसमें यह खतरा है कि वो अपनी पनाहगाह से तो निकल आएं, लेकिन तुम्हारे पास पहुंचने तक अगर किसी दुश्मन के हाथ पड़ गए तो खुदा उन्हें महफूज रखे। मलिक शावर घबरा गया। आप ऐलान हरगिज ना कराइएगा, वो अगर जिंदा है तो खुदा एक दिन मिला देगा। मलिक शावर ने शायद पहली मर्तबा खलूस दिल से खुदा से दुआ मांगी थी। थोड़ी ही देर के बाद शिरको को इतला दी गई कि 2 औरतें और बच्चियां गिरफ्तार की गई हैं, जो अपने आप को मलिक शावर का करीबी अजीज बताती हैं। शिरको को गुस्सा आ गया। औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करने का किसने हुक्म दिया है? शिरको चीख पड़ा। इत्तला देने वाला एक मामूली सिपाही था। उसने औरतों और बच्चियों को रोते देखा तो भाग के अपने आका को खबर दी। अब उसे लेने के देने पड़ गए। उसे ये तो इल्म था कि सिपह सालार का हुक्म है कि मलिक शावर से मिलने वाले हर शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वो कहते हुए डर रहा था। शिरको ने उसे खामोश देखा तो जरा नरमी से बोला, ओ मर्दे खुदा, कितनी बुरी बात है कि तुम लोगों ने औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। शहर वालों को मालूम होगा तो वो क्या सोचेंगे? अगर उन्होंने मलिक शावर के रिश्तेदार होने का दावा किया था तो पहले उनसे पूछ तो लिया होता। सिपाही ने सोचा कि अब जवाब तो देना ही पड़ेगा, फिर क्यों ना हौसले से जवाब दे। उसने संभल कर जवाब दिया, सिपह सालार, आप ही ने हुक्म दिया था। मैंने कहा था कि औरतों और बच्चियों को पकड़ लो। ये तेरा दिमाग खराब हो गया है? शिरको ने उसे डांट दिया। जी सिपह सालार, हम लोगों को तो यही बताया गया था कि सिपह सालार का हुक्म है जो भी मिस्र के वजीर आजम से मिलने के लिए आए उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही ने वजाहत कर दी, तुम और तुम्हें बताने वाले दोनों ही अकल से खाली मालूम होते हैं। शिरको का गुस्सा ठंडा हो गया। मैंने कहा था कि अगर मलिक शावर से कोई मिलने आए तो उसे उस वक्त तक हिरासत में रखा जाए जब तक मलिक शावर से तस्दीक ना करा ली जाए। इसका मतलब था कि अगर मलिक शावर उसे पहचान ले तो उसे हिफाजत में उनके पास पहुंचा दिया जाए, और अगर मलिक शावर उस पर शुबह जाहिर करें तो उसे गिरफ्तार करके कैद में रखा जाए। सिपाही को और हौसला पैदा हो गया था। उसने कहा, सिपह सालार, इससे पहले 2 आदमी मलिक शावर से मिलने आए थे और हमारे सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनके बारे में वजीर आजम से कुछ नहीं पूछा गया था। वो अब तक एक खेमे में कैद पड़े हैं। शिरको के कान खड़े हुए। तुम लोग अजीब बेवकूफ हो। अच्छा, पहले इन औरतों का फैसला हो जाए, फिर उन आदमियों को भी देखेंगे। औरतों के पास जाओ और उनका नाम पूछो, फिर उसकी तस्दीक मलिक शावर से कराओ। अगर मलिक शावर उनसे मुलाकात पसंद करें तो उन्हें इज्जत के साथ इनके पास पहुंचा दो, और अगर ये पहचानने से इनकार कर दें तो हमारे सामने पेश करो। सिपाही ने ऐसा ही किया। वो भागता हुआ उन गिरफ्तार औरतों के पास गया, उनके नाम पूछे, फिर सीधा मलिक शावर के पास गया और आने वाली औरतों के नाम बताए। मलिक शावर उनके नाम सुन के ऐसा खुश हुआ कि फौरन उस सिपाही के साथ चल पड़ा।
جب وہ اس خیمے میں داخل ہوا جس میں عورتوں اور بچوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا تو دونوں عورتیں اور بچیاں دوڑ کے ملک شاور سے لپٹ گئیں۔ یہ خواتین ملک شاور کی بیوی، دونوں بچیاں اور بھانجی زرتاج تھیں۔ ملک شاور کی بیوی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ ملک شاور اسے جتنی تسلی دیتا اتنا ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ملک شاور سب کو اپنے خیمے میں لے آیا۔ ملک شاور کی بیوی نے رو رو کے اپنی داستان سنائی۔ ملک شاور بھی آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے بیوی بچوں کا صبر کر لیا تھا۔ اس کی اپنی سرزمین اس کے خون کی پیاسی ہو گئی تھی، پھر اس کے اہل خانہ کو کون پوچھتا؟ ملک شاور نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ جب وزارت نہیں رہی تو کسی اور کو کیا کہا جائے۔ تم لوگ یہاں تک پہنچی کیسے؟ زرگام کے آدمیوں نے تمہیں پہچانا نہیں؟ ملک شاور کو ان کے باخیریت پہنچنے پر تعجب ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی سے تو جواب دیا نہیں گیا، اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ملک شاور کی بھانجی زرتاج نے جواب دیا، مامو جان بس یہ سمجھیے کہ خدا نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ ہر قدم پر یہی خطرہ تھا کہ اب مارے گئے۔ تم لوگ اب تک سعید السادہ کے مکان پر تھے؟ ملک شاور نے دوسرا سوال کیا۔ پہلے ہم انہی کے گھر پر تھے، مگر جب ہنگامہ زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے ہمیں دوسری جگہ بھیج دیا، زرتاج نے سسکیوں کے درمیان بتایا۔ پھر تو پیر میں چکر بندھ گیا، آج یہاں کل وہاں۔ خدا بھلا کرے کوچوان کا، وہ ہمیں اپنے ساتھ سعید لے گیا اور ہمیں اپنے رشتہ دار بنا کر اپنے ہی گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ اس طرح ہم محفوظ رہے، ورنہ پھر قیامت ہی میں ملنا ہوتا۔ ملک شاور بے چین ہو کر دونوں بچیوں کو سینے سے لگاتا تھا۔ دراصل اس وقت اسے اپنے تینوں بیٹے یاد آ رہے تھے جن کے متعلق اسے کوئی اطلاع نہ ملی تھی۔ اس نے بیوی سے سوال کیا، نیک بخت، تم خود اپنی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی تھی، تم نے علی، طاہ اور کامل کے بارے میں کیا سنا ہوگا؟ بیوی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے بارے میں ہزار کوشش کے باوجود کچھ پتہ نہ چل سکا تھا، تو پھر کسی اور کے بارے میں کیا معلوم ہوتا؟ صرف ایک بار عامر گر بھی ہم لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا سعید پہنچا تھا اور زرتاج سے ملا تھا۔ ملک شاور نے سوالیہ نظروں سے زرتاج کو دیکھا۔ یہ ٹھیک ہے مامو جان، میں جب بہت بے چین ہوتی تھی تو اپنی حویلی کے کھنڈرات پر آنسو بہانے چلی جاتی تھی۔ کون سی حویلی؟ ملک شاور نے چونک کے بات کاٹی۔ زرتاج نے جواب میں بتایا، آپ کی حویلی مامو جان، اس حویلی کو ظالموں نے زمین کے برابر کر دیا ہے۔ سعید والے بتاتے ہیں کہ زرگام کے فوجیوں نے حویلی کو 3 روز تک لوٹا تھا، پھر جب وہ واپس گئے تو محلے والوں نے حویلی کی کھڑکیاں اور دروازے تک نکال لیے۔ تمام حویلی زمین پر آ رہی۔ ایک شام جب میں کھنڈرات میں گئی تو وہاں مجھے عامر مل گئے، وہ بھی حویلی پر آنسو بہانے آئے تھے۔ اس زمانے میں سعید میں زرگام کے بہت سے جاسوس گھوم رہے تھے۔ زرگام کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے گھر والے اور عامر سعید میں چھپے ہوئے ہیں۔ کئی گھروں پر چھاپے پڑے، مگر کوچوان ہمیں ہر بار کسی دوسری جگہ چھپا دیتا اور چھاپا مارنے والے ناکام واپس ہو جاتے۔ عامر اب کہاں ہے؟ ملک شاور نے پوچھا۔ زرتاج نے شرماتے ہوئے جواب دیا، وہ آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ جس دن دارالوزارت کو گھیرا گیا وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ آپ دارالوزارت سے باحفاظت نکل گئے ہیں اور یروشلم یا دمشق گئے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ آپ تک پہنچ گئے ہوں گے۔